ओके, तो हमने बता दिया था कि कार्बन आयन की भी जो स्टेबिलिटी है वो आपके चार्ज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, जल्दी बताएं? चार्ज पर। जितना चार्ज ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कम होगी, ये मैंने आपको बताया था। अब भाई एक ही एग्जांपल दिया था ना, प्राइमरी सेकेंडरी। बोलिए, एक ही किया था ना कि दो किया था? सर एक किया था। चलिए मेरे साथ साथ फास्ट, वेरी फास्ट लिखिए सारे लोग। अच्छा, इसमें आराध्या भी आई हुई है, क्यों? आराध्या कौशल हैं, वही पुरानी वाली हैं। हेलो, कि न्यू स्टूडेंट हैं ये आराध्या? हेलो, आराध्या कौशल न्यू स्टूडेंट हैं? हाँ लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहले वाले में जल्दी बताएं। दिव्यांशु, प्रियदर्शी, उमर, अक्षत, अब्दुल्ला। अगर आराध्या को आ रहा है तो वो भी बताएं कि पहले वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट क्लास से आपका हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होगा। हाँ लिख लिया तो बताइए जल्दी से। और हाइड्रोकार्बन में एक पार्ट है आइसोमर, तो आइसोमर कोई मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इसीलिए याद रखिए वो हाइड्रोकार्बन ही में है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये सब, तो उसको मैं एक टॉपिक के फॉर्म में अलग से पढ़ाऊंगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। गुड। पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल बताइए ना सारे लोग। अरे अरसलान बोलते क्यों नहीं हो यार? माइनस आई एफ एक्स ज्यादा है इसमें, सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद डी। सबको समझ में आया? माइनस आई की डायरेक्ट, चूंकि माइनस आई खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा।
इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। चलिए फिर थर्ड में बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहले बैक बॉन्डिंग, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। क्या किसी में रेजोनेंस है? नहीं है, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ sp2 माइनस आई है, यहाँ sp माइनस आई इफेक्ट है। जितना माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। This is called 1-degree benzylic carbon ion. मैं तैयार हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ। तो बताइए सारे लोग ध्यान दीजिए, ये सेकेंडरी बेंजाइलिक है तो इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस देखेंगे विच इज आल्सो कॉल्ड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। उसके बाद सिंपल रेजोनेंस देखेंगे, उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो बताइए इसमें रेजोनेंस है या नहीं, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। टर्शरी बेंजाइलिक, तो देखिए तो सब इसमें भी रेजोनेंस है। देखिए ये यहाँ तो सबसे ज्यादा इसमें मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए सी फिर बी फिर ई। इसलिए कार्बोकेटाइन में भी यही मोर स्टेबल था। तो बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा ऑर्डर लिख लेते हैं, कार्बोकेटाइन नहीं, आपको सिर्फ देखना है रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो यहाँ भी आपको टर्शरी कार्बन आयन स्टेबल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। लिख लिया सारे लोग? बताइए लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए ये आंसर दीजिए। अरे यार अक्षत, अब्दुल्ला, दिव्यांशु, नमरा, उमर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है कुछ? यस सर।
तो सबसे पहले हम रेजोनेंस देखेंगे। बैक बॉन्डिंग इसमें तो है नहीं, तो अब बताइए इसमें बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस नहीं है, समझा कि नहीं, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसमें होता नहीं, लेकिन इसमें है। आप देखिए पहले दिन का जब रेजोनेंस पढ़ाया गया होगा तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग है इसमें। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। इसलिए सबसे ज्यादा सी स्टेबल होगा, फिर भी लोगों को लगेगा कि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा सीक्वेंस में आप याद रखिए कि कार्बोनाइन के स्टेबिलिटी के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे। तो आप माइंड में बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस लाएं और इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए कोई रेजोनेंस इसमें नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। अरे नमरा नोमा इतना लेट से क्यों आई है नमरा नोमा? सर मैंने ज्वाइन कर लिया था लेकिन आप बहुत टेक्टिक में है तो मुझे लगा शायद क्लास नहीं होगी। फिर मैंने उनसे पूछा था निष्कर्ष सर से, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर जब उन्होंने रिप्लाई किया तब मैं। ओके, इतना एक्सप्लेन करके बोलती हैं ये बेचारी, काश केमिस्ट्री भी इसी तरह एक्सप्लेन करके बोलती, ऐसे हुआ तो वैसे हो गया, वैसे हो गया तो ऐसे हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो, Yes, sir. लिख लिया? तो देखिए इसमें माइनस आई माइनस एम अफेक्ट है, पढ़ चुके हैं। इसमें प्लस आई प्लस एच है, क्लोरीन में केवल माइनस आई, इसलिए मैंने कहा जब तक आप प्लस आई प्लस एम माइनस एम और हाइपर कंजुगेशन नहीं जानिएगा, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन कुछ भी नहीं आपको आएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसी पर है। तो यहाँ देखिए माइनस आई माइनस एम तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो सबसे ज्यादा बी, फिर डी। आपको मालूम है हाइड्रोजन में माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होता है। रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर नेगेटिव इफेक्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अरे कुछ याद है कि नहीं? हेलो, यस सर। Yes, sir. देखिए फिर याद है। तो बी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद सी। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। केवल आपको बस ये याद रखना है कि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चार्ज पर डिपेंड करती है, जितना चार्ज ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कम होगी। अब चार्ज को किससे कंसेप्ट से समझा जाएगा? तो प्लस आई माइनस आई वगैरह से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। लिख लिया आप लोगों ने? तो ये था कार्बोनाइन। अब आइए नेक्स्ट,
फ्री रेडिकल पर आइए। फ्री रेडिकल क्या होता है पहले मेरे साथ साथ लिखिए, ये भी एक इंटरमीडिएट है। इट इज डिफाइंड एज न्यूट्रल स्पीशीज, ये न्यूट्रल होता है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ये कैसे बनता है तो यहाँ देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय इसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन Sc1 पर जाएगा। हम ऑर्गेनिक में कैसे समझेंगे कि यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा वो सब मैं अभी बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए, और ये सब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन शुरू होगा, उसमें आइसोमर वाला पार्ट शुरू होगा, क्योंकि आइसोमर को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। जैसे अल्केन में कन्फर्मर आइसोमर है, अल्कीन में, तो उसको एक टॉपिक के फॉर्म में पढ़ा दूंगा। तो यहाँ देखें तो ये हो गया फ्री रेडिकल है, इसी को कहते हैं, इसलिए कहा गया न्यूट्रल स्पीशीज है। तो ये भी हाईली अनस्टेबल है, चार्ज नहीं है, लेकिन देखिए 2 2 4 2 6 और 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम ऑड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। जल्दी लिखें। यस सर लिखते हैं। अब आइए कि सर हमें कैसे पता चलेगा कंडीशन फॉर होमोलिटिक क्लेवेज को हम फिजन भी कहते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब बराबर है। ऑर्गेनिक में फ्री रेडिकल देखते ही आपको मालूम होनी चाहिए, पहला कंडीशन ये है कि हेल्पर, ये वर्ड याद रखिए, हेल्पर, ई नहीं लिखना, सॉरी, ये अपने आप में 4 कंडीशन हुआ है। H मीन्स हीट, एनर्जी, लाइट, जब भी, और ये होता है परऑक्साइड, इस पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप पढ़ेंगे, परऑक्साइड। से कुछ भी रहे आप समझ जाइए, वहां होमोलिटिक क्लेवेज होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे ये Cl2 है और यहाँ हीट लिख दे, या Hmu फोटोन की एनर्जी लिख दे, आप समझ जाइए Cl फ्री रेडिकल बनेगा। Did you understand? Can you hear me clearly and loudly? यस सर। यस सर। यस सर। ये आपके पास हुआ हेल्पर, देखिए सर आपने वो हीट के बाद स्लैश देके क्या लिखा है? एनर्जी है, नहीं सर, नीचे जो आपने लिखा है। ये Hmu फोटोन, Hmu अच्छा। लाइट, लाइट की एनर्जी देखिए ब्रेक होगा।
written, sir. दूसरा ये है वन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मैकेनिज्म से, ये सब आपको जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मैकेनिज्म से भी फ्री रेडिकल बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये CH3 है, कुछ नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली ये अपनी तरफ ब्रेक करेगा, हेट्रोलिटिक क्लेवेज होगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा और एक CN- बनेगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम ऐसे लिख देते +E, तो गौर से सुनिए, कि आपको ये CH3+ है। पहले, उससे पहले कि ये मैं बताऊं, कहीं पर जगह खाली है तो अच्छा चलिए मैं अभी बाद में बताता हूँ। फ्री रेडिकल के बारे में एक चीज लिखाना बता दिया कि पहली बात तो कि इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पहली बात तो ये। दूसरी बात इट इज 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तीसरी बात इट इज पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, पढ़ा है ना केमिकल बॉन्ड में। हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे, इस ब्लॉक में यस सर, यस सर। हाँ, इट इज पैरामैग्नेटिक, क्लियर है। तो देखिए यहाँ CH3 में इलेक्ट्रॉन 6 है, 3 बॉन्ड बना रहा है तो 6, 3 2 6। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 7 हो गया, 7 का मतलब फ्री रेडिकल। यही चीज ऑर्गेनिक में समझनी पड़ती है कि जब टीचर ऑर्गेनिक मेन चैप्टर पढ़ा रहा हो तो ये आपको आनी चाहिए। नथिंग इज मेंशन, CH3 पर प्लस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो माइनस चार्ज आ जाता है, तो फिर कार्बोनाइट बनेगा। ये सब बीच में आएगा, वुड्स रिएक्शंस आपके में है, तो उसकी मैकेनिज्म जो होगी यही है। ये सब GOC इसलिए पहले पढ़ाया जाए कि हाइड्रोकार्बन आप अच्छे से रिलेट कर पाए। तो ये CH3 फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल बनने की 4 कंडीशन उस हेल्पर में शामिल है। दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मैकेनिज्म, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी आप फ्री रेडिकल बना सकते हैं। सबको समझ में आया? हेलो, यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। Sir, written. अब आइए, एक बात याद रखिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किन बातों पर डिपेंड करेगी। क्योंकि हम इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल में खुद सोचिए, अगर ये फ्री रेडिकल है, देखिए यहाँ हमें मेन मकसद है कि पेयरिंग होना चाहिए। अगर कोई Y है यहाँ पर, फिर वही बात, अगर Y इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये जल्दी से पेयर्ड हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो Y को कौन सा इफेक्ट कहेंगे? +I या +M या हाइपर कंजुगेशन।
आपको मालूम है हाइपर कंजुगेशन 3 जगह हो सकता है, कार्बोकेटाइन में C डबल बॉन्ड C और C फ्री रेडिकल, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जल्दी से भूखा इंसान है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। वही दूसरी तरफ, यही मेन है लेक्चर है, लेक्चर को समझिए। अब ये सब तो पढ़ ही चुके हैं कि हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर ये Y है और आपके पास ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये ग्रुप जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को -I और -M कहते हैं। ये तो और गरीब बना रहा है, तो पहले से भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है खींच के, और यहाँ क्या होगा, स्टेबिलिटी घटेगी। पहले बताइए कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, कैसे चेक करेंगे? चलो Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, लिखिए। तो लिखिए। लिख लिया, माशाल्लाह, वेरी गुड। ऐसे ये साबित हुआ। अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले हम वही बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस को लाएंगे माइंड में, फिर हम रेजोनेंस इफेक्ट को लाएंगे, सुन लीजिए, फिर हम हाइपर कंजुगेशन को लाएंगे, और फिर +I यानी इंडक्टिव इफेक्ट को लाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, यही है, Yes, sir. यही है। लिख ले पहले इसको। written. चलिए, मैं अब क्वेश्चंस दे रहा हूं, सारा क्वेश्चन आप लोग अपने से करें। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल।
जो कंसेप्ट समझाया है अगर आप उसी पर कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीक्वेंस में अफेक्ट को करना है, फटाफट करें। वही एक क्वेश्चन देखिए, आप कोई प्लस आई माइनस आई नहीं पढ़ेगा, देखिए कितनी दफा प्लस आई माइनस आई रिवाइज्ड हो रहा है। कोई नहीं पढ़ेगा तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ तो बोले भाई। तो ये मामला है, वही सब क्वेश्चन रिपीट कर करके आएगा, वही प्लस आई माइनस आई वही सब आएगा। बस कंसेप्ट ये पढ़ना है कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो कुछ तो बोलिए, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ देखिए, अब इसलिए मैंने कहा था ना, ऑर्गेनिक में एक चीज पढ़िए वही चीज रिपीट हो रही है, वही बार हाँ उस वक्त से आ रहा है। तो इसलिए ऑर्गेनिक पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको ये सब चीजें मालूम होंगी, वरना फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ये सुन लें आप। चलिए इसको जब तक करें आप
हाँ हो गया सबका डिस्कशन कर लिया, देख लिया सारे लोग, हाँ या ना? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, यस सर। तो बताएं इसमें पहले वाले में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताएं। इसमें प्लस आई भी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, अल्फा हाइड्रोजन 9 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। सबका सही है ये वाला, पहला वाला? यस सर। यस सर। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये टर्शरी फ्री रेडिकल है। प्लस आई है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, sp2 है, माइनस आई है, sp है, माइनस आई है। तो इसमें भी ए, फिर बी, फिर सी। सर ए बी सी। हाँ वेरी गुड। ये प्राइमरी बेंजाइलिक है, तो यहाँ तो रेजोनेंस होगा, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, लेकिन इसमें मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, है कि नहीं? सारे सी लोग बी है। बताइए। सी बी ए, सी बी ए, वेरी गुड। टर्शरी फ्री रेडिकल भी है और रेजोनेंस भी है। क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद ये एफ है, इसमें तो प्लस आई है, 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो सी, फिर बी, फिर ए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। हाँ हेलो। यस सर। एक मिनट। तो चलिए, हाँ हम लोग पढ़ रहे थे, एक है इलेक्ट्रोफाइल, प्रोफाइल कहते हैं
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को मैं बीच बीच में आपको बताया भी था, समझा कि नहीं? Yes, sir. तो द स्पीशीज मेरे साथ साथ लिखिए क्योंकि अब आसान है। द स्पीशीज विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके एग्जाम्पल को पहचानने का तरीका वही है जो लुइस एसिड को था आयनिक इक्विलिब्रियम में। इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। मतलब एक लाइन में आंसर कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। समझ लिया? यस सर। Simple. It is electron deficient species. समझा पहली बात। दूसरी बात, it attacks at that site where electron density is higher. Example, cationic species, समझा, such as H+, Cl+, वगैरह वगैरह। Neutral species in which central atom has incomplete octet। जो भूखा इंसान होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। सर आपने न्यूट्रल वाले में क्या लिखा है? Neutral species in which central atom has incomplete octet। अच्छा ठीक है सर। क्लियर? यस सर। गुड। आप सबके जैसे BCl3 है, BF3 है, AlCl3, जितने भी लुईस एसिड हैं ये सब आपको इसी कैटेगरी में आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और तीसरा जो है
The compound central atom is bonded to more electronegative element through multiple bond. Such as कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हो गया नेट सही करो। SO2 हो गया जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, SO3 हो गया, ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं, जो कि आपको लुईस एसिड में भी लिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, न्यूक्लियोफाइल। The species tendency to donate electron pair, ये लुईस बेस की तरह है। It is electron rich species, ठीक है। written. तो एनायनिक स्पीशीज है इसके एग्जाम्पल जो हैं, सबसे पहला क्या है, एनायनिक स्पीशीज। तो एनायनिक में कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। न्यूट्रल स्पीशीज in which central atom has lone pair electron, जैसे खुद अल्कोहल है, अमोनिया है, वाटर है, ये सब। अल्कीन,
अल्काइन, खुद बेंजीन, ये सब है आपके पास।